Question number 13.5 is each capacitor in parallel combination has equal potential difference between its two plates. Justify the statement. So हमने बताना है कि हर कैपेसिटर जो कि पैरेलल में अटैच है उसके अक्रॉस जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है. ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल कम्बिनेशन को अगर हम डिस्कस करें इस तरह से, ठीक है, 2 की बात की गई है तो हम जस्ट 2 को ही डिस्कस कर लेते हैं. अब इसके पास जो है 2 पाथ्स हैं वोल्टेजेस के पास के 2 पाथ में ये डिवाइड हो जाए. लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे इस एंड पे और इस एंड पे क्या हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट होने की वजह से जिसमें करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स सपोज अगर हम इसको डायरेक्टली ये सिंगल जो है हमारा टर्मिनल वो दोनों के साथ अटैच है. ठीक है, हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर हम जिस सेल की बात कर रहे हैं तो सेल का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये दोनों कैपेसिटर्स के एक एक एंड के साथ अटैच है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ से जितना भी पोटेंशियल जाएगा, पहली बात वो इधर जाएगा. ठीक है, अब दोनों एंड्स के ऊपर V आ रहा है. इट मीन्स V यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगा और V यहाँ पे भी उतना ही ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल भी क्या है, यहाँ से अटैच है. ठीक है, और अटैच होने के बाद दोनों जो हमारे कैपेसिटर्स हैं उनके दूसरे एंड पे, ठीक है, दूसरी प्लेट पे इक्वल जो है उन्हें पोटेंशियल मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. ठीक है, एंड सेकेंडली क्योंकि ये एक ही कनेक्शन दोनों की एक एक प्लेट के साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से जितना हम वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिकली दोनों की प्लेट पे सेम वोल्टेज जाएगा. ठीक है, अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होता है, सॉरी ये तो मैंने रजिस्टर बना दिया. कैपेसिटर की बात करें इस तरह से, ठीक है, तो सीरीज़ में क्या हुआ है कि हमारा जो कैपेसिटर की एक प्लेट है, ठीक है, वो तो पॉजिटिव से अटैच है. ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी वाली है लेट्स सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो चुके हैं, इसके ऊपर अब क्या आ चुके हैं, नेगेटिव चार्ज, और ये किससे कनेक्ट है, ये दूसरी वाली से कनेक्ट है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जितना वोल्टेज पहले इसको दिया जा रहा था उतना उसको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा सेकेंड प्लेट को. ठीक है, अगर सेकेंड प्लेट पे यहाँ पे नहीं हो रहा, इट मीन्स यहाँ जो हम सेकेंड कैपेसिटर यूज़ करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पे तो कुछ ज़्यादा रहा. ठीक है, लेकिन दूसरे पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गया. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, अगर हमें ये करना है कि हर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस सेम वोल्टेज रहे तो हम सारे कैपेसिटर्स के एक एक प्लेट को एक ही एंड से कनेक्ट कर देंगे ताकि जितना वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करे उतने का सारा हर एक एक प्लेट को प्रोवाइड किया जा सके. तभी हमारे जो तमाम कैपेसिटर्स हैं उनको सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा सकेगा, अदरवाइज सीरीज के केस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है. सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 13.5 की रीज़न कि हमें हर प्लेट के अक्रॉस, चूँकि हर प्लेट के एक एक एंड को हम बैटरी के एक टर्मिनल से ही कनेक्ट कर देते हैं, इस वजह से जितना वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करी होगी उतना सारे कैपेसिटर की प्लेट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. The next question is 13.6. 13.6 is perhaps you have seen a gasoline truck trailing a metal chain beneath it. What purpose does the chain serve? ठीक है, सो हमने अक्सर देखा होगा कि गैसोलीन के ट्रक जा रहे होते हैं और उसके नीचे ना चेन लटक रही होती है. ठीक है, इस तरह से कि अगर हम ट्रक बनाना चाहें तो लेट्स सपोज इस तरह का कार ज़्यादा लग रही है और कार से भी ज़्यादा कुछ और. सो लेट्स सपोज हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रक है. ठीक है, इसके नीचे एक चेन लटक रही होती है. जैसे कुछ लोगों ने नज़र से बचने के लिए जूते लटकाए होते हैं, इसी तरह बेसिकली यहाँ पे चेन लटक रही होती है गैसोलीन के लिए. ठीक है, जिस ट्रक के अंदर गैसोलीन जा रही होती है. अब क्या होता है कि हमारे पास गैसोलीन जो है उसमें फायर एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए. ठीक है, अब जब ट्रक मूव कर रहा है तो ट्रक जब आगे की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली ये यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, ट्रक बॉडी की जो ट्रक की बॉडी है उसके साथ जब कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है,
इस बॉडी के ऊपर अगर इंसपोज चार्ज क्रिएट हो गया तो वो चार्ज क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इस चेन से, लेट्स सपोज ये बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है और चेन के जरिए ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, चेन के जरिए ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एयर पार्टिकल से जब इसकी बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो एयर पार्टिकल्स से जब कोलिजन होगी बॉडी की, ठीक है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। अब इस बॉडी के ऊपर अगर फुल चार्ज आ चुका है और क्या होगा एट द एंड, जब हम गैसोलीन को बाहर निकालना चाह रहे हैं और हम उसके लिए उसका डोर ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली गैसोलीन जब बाहर निकलेगी उसके ऊपर भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल रही है तो वॉल्स के साथ कोलाइड करके जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो ऑलरेडी बॉडी के ऊपर भी चार्ज है और गैसोलीन पे भी चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, फायर एक्सप्लोजन चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उस सारी सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस चेन को यूज़ किया जाता है ताकि ये चेन ग्राउंड के साथ अटैच हुई होती है, जब मूव कर रहे होते हैं ग्राउंड के साथ ये टकराती है, ठीक है। तो जितना का जितना चार्ज भी इस बॉडी पे आते हैं वो थ्रू द चेन ट्रांसफर हो जाते हैं इन द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड हो गया, इट मीन्स अब उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो फायर एक्सप्लोजन से बचने के लिए हम चार्जेस को ट्रांसफर करवा देते हैं ग्राउंड के अंदर थ्रू दैट चेन। सो इसीलिए चेन यूज की जाती है ताकि तमाम का तमाम चार्ज ग्राउंड हो सके। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7 is, if a high voltage power line falls across your car while you are in the car, why should you not come out of the car? एक हाई वोल्टेज पावर लाइन आपकी कार के पास गिर गई है, ठीक है, तो आप क्यों आपके लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप उसी कार के अंदर बैठे रहो, बाहर ना निकलो। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि हाई वोल्टेज क्रिएट हुए हैं। आप अगर गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ओपन करने में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो कार की बॉडी में और डोर में जो है थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो वहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि अगर तो वो तो तब कंडीशन थी अगर आप ओपन कर देंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ज़्यादा प्रेफरेबल है कि ना करें, एक तो चार्जेस से बचने के लिए, ठीक है, और हम अब चलें चार्जेस से तो हम बच रहे हैं कि चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पूरी कार की बॉडी के ऊपर ही चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए हों। तो क्या होता है, लेट्स सपोज ये अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई पाइप लाइन है, वोल्टेज लाइन, पावर लाइन जो कि फॉल कर गई है ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आपकी कार है, ठीक है, इस तरह से ये हमारी कोई भी कार सी है, ठीक है। अब क्या होगा कि चार्जेस ने अगर ये वायर ग्राउंड पे पड़ी हुई है, ऑब्वियसली यहाँ से ग्राउंड से इसके साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इस तरह तो नहीं हो रहा कि यहाँ से कोई चार्ज इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि ग्राउंड पे ही है। तो अब ग्राउंड का और टायर का जो है वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है, ठीक है। और टायर क्या है, बेसिकली इंसुलेटर्स के तौर पे यहाँ बिहेव करते हैं, ठीक है। तो कार को पूरी सेव करने के लिए ग्राउंड और जो ये हमारा टायर्स हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, चार्जेस को बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ से चार्जेस जो हैं वो बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर आपने ऑब्वियसली ये काम तो पहले हो ही रहा था, लेकिन अगर आप डोर ओपन करेंगे तब फ्रिक्शन क्रिएट होगी और चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसलिए जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं आप सेफ हैं। क्यों? क्योंकि तब तक जो हमारे टायर्स हैं और ग्राउंड है वो क्या काम कर रहे हैं, वो एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहे हैं और कार को सेफ कर रहे हैं, इस वजह से आप भी सेफ रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई हाई वोल्टेज पावर लाइन कहीं फॉल कर गई है और आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप ज़्यादा बेटर है कि गाड़ी में बैठ रहे हैं, क्योंकि आपके जो टायर्स हैं वो इन कांटेक्ट है विद द ग्राउंड और वो दोनों इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और कार को सेफ रखेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Explain why a glass rod can be charged by rubbing when it held by the hand, but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by the hand, ठीक है। सो एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड बेसिकली क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर को अगर हम रब करते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है।
लेट्स सपोज ये हम लोग ग्लास रॉड ले रहे हैं। पहली बात कि ये इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर को जब हम रब करेंगे फॉर द टाइम बीइंग इंसुलेटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब वो चार्ज क्या है, स्टैटिक है, यानी वो दूसरे के ऊपर मूव नहीं करके जा रहा, ठीक है। तो अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा, उसी चीज़ के ऊपर स्टिक है, तो इट मीन्स वो बॉडी चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इसके बरक्स आयरन रॉड की बात करें, नेक्स्ट हमें आयरन रॉड की ही आई थिंक एग्जाम्पल, यस आयरन रॉड की बात करें तो वो एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि अगर हम उसको रब करते हैं तो रब करने के साथ ही चार्जेस उसके ऊपर ट्रांसफर हुए, ठीक है। अब वो चार्जेस स्टैटिक नहीं, ठीक है, वो चार्जेस अगेन मूव कर जाएंगे। तो ये चार्जेस की मूवमेंट जो है उसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के ऊपर एक तरह का चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। तो कंडक्टर्स के केस में अगर हम आयरन रॉड की बात कर रहे हैं और हम उसको रब कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से चार्ज ट्रांसफर कर सकता है कंडक्टर्स के अंदर से। सो चार्ज इज ऑलवेज इन मोशन इन द कंडक्टर्स। इनकी मोशन की वजह से क्या होता रहेगा, चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे। और हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी के ऊपर एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है या नेगेटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि चार्जेस रुक ही नहीं रहे, ठीक है, वो हर टाइम क्या करें, ट्रांसफर करें। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्लास रॉड की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें जो कि इंसुलेटर है, तो उसके ऊपर जब हम उसको रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो स्टैटिक हैं, ठीक है। उसके अंदर से इंसुलेटर के अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते। तो चार्जेस फ्लो जब नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बिल्कुल चिपके हुए स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम उस बॉडी को कह सकते हैं कि ये अब चार्ज हो चुकी है, ठीक है। सो ये रीज़न है कि हमारी जो ग्लास रॉड है वो चार्ज कहलाती है अगर हम उसको रब करें। लेकिन आयरन रॉड ऑल्दो वो कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से उसके अंदर स्टैटिक चार्ज नहीं प्रोड्यूस होता, मींस उसके चार्जेस ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये जो है वो रॉड हमें चार्ज नहीं प्रोवाइड करी, कोई भी चार्ज बॉडी नहीं प्रोवाइड करी, बल्कि इंसुलेटर्स के केस में हमारे पास एक एग्जैक्ट चार्ज बॉडी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।